हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। एक और नए प्रैक्टिस सेट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2022 के लिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आज का हमारा 33 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट्स हुए हैं, अगर आप लोग वो देखना चाहो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग PDF भी चाहते हो तो PDF भी मिल जाती है आपको टेलीग्राम चैनल पर। अब आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएंगे। अगर आप लोगों को बेनिफिट चाहिए तो इस प्रैक्टिस सेट से अगर आप लोगों को लाभ चाहिए तो सभी लोग, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस को करना है एंड अपना स्कोर बताना है वीडियो के एंड में कि आज आप लोगों ने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। फिर उसके बाद जो अगला प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें आपको करना है कि आपके जो प्रश्न गलत हुए थे अब इस बार गलत नहीं होने चाहिए। ये तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे ए का संबंध दिया गया है इससे, और टाटा का संबंध पूछ रहे हैं हमसे कि टाटा का संबंध किससे होगा। तो देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे हम ADDA, ठीक है। इसको क्या लिखा है इन्होंने, इसको लिखा है CHJI। अब देखिए कैसे लिखा है वो देखते हैं। तो A अपना 1 नंबर पे आता है, D आता है 4 पे और फिर से 4 और ये फिर से 1, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर पे ये आएगा और H आता है 8 पे, J आता है अपना 10 पे और I आता है 9 पे, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखिए पहले में क्या हुआ है, 1 से 3 हो गया है, पहले में 2 जोड़ा गया है। 4 से 8 हो गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है। इसमें क्या हुआ, 4 से 10 हो गया है तो इसमें 6 जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 से 9 हो गया है, इसमें 8 जोड़ा गया है। सभी समझ में आ गया होगा कि पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6 और चौथे में 8 जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार से हम टाटा का भी निकालेंगे। तो TA। तो टाटा में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शंस आपके किस प्रकार से हैं। तो ऑप्शंस आपके हैं यहाँ पर कि सबसे पहले इसमें 2 जोड़ा जाएगा, फिर 4 जोड़ा जाएगा, फिर 6 जोड़ा जाएगा, फिर 8 जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए A में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 नंबर पे आता है I। तो एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, दो ऑप्शन चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे T आता है 20 नंबर पे और 20 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26 और 26 नंबर पे आता है Z। अब आपको ऑप्शन में दिख गया होगा साफ साफ, यहाँ पे ये हो नहीं सकता है तो बचा रह जाएगा जो ऑप्शन आपका एलिमिनेट होकर के सभी ऑप्शन चले जाएंगे, एक ऑप्शन बचा रह जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको पूरा कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें आप कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए इसका संबंध दिया गया है 96 का संबंध दिया गया है 225 से, और 67 का संबंध किससे होगा उसके बारे में बताना है। तो देखिए 97 और 96 और 225 कैसे संबंधित हो सकता है। सबसे पहले तो इसमें दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है और अपना आंसर भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए इसमें इन्होंने किया क्या है, सबसे पहले इन्होंने लिखा है 96 लिखा है, उसके बाद लिखा है इसका संबंध है 225 से। अब वो 225 कैसे आया वो बताते हैं। तो 96 लिखा है, 96 में 9 और 6 को इन्होंने ऐड कर दिया है तो हो गया है 15, ठीक है। 9 और 6 को ऐड कर दिया है, हो गया है 15, और 15 का स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है, 225, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। अब हमें निकालना किसका है, 67 का निकालना है संबंध। तो 67 में 6 + 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13, और 13 का स्क्वायर निकालें तो कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169, 169 13 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने भी इसका राइट आंसर निकाला होगा। सो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिएगा इसमें बोल रहे हैं कि GD MD की इकलौती बहन है। MD के बारे में बात हो रही है। MD की इकलौती बहन है GD। MD की शादी ND से हुई है। ND BD की माँ है और GD की शादी KD से हुई है। और क्या कह रहे हैं, JD KD का बेटा है। JD BD से किस प्रकार से संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें फैमिली ट्री बनाएंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि JD जो GD है वो क्या है, MD की इकलौती बहन है, मतलब GD एक लड़की है, ठीक है। तो GD एक लड़की है, क्या है, MD की इकलौती बहन है। उसके बाद कह रहे हैं कि MD की शादी ND से हुई है, मतलब MD जो है ना उनकी शादी हुई है ND से। उसके बाद कह रहे हैं ND BD की माँ है, मतलब ये ND क्या है, एक लड़की है, और MD क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। इन दोनों का बच्चा कौन है, BD है, ठीक है।
बी डी। अगली स्टेप में कह रहे हैं कि जी डी की शादी के डी से हुई है, तो जी डी की शादी किससे हुई है, के डी से, इसमें बीच में प्लस लगा दो, शादी से संबंधित हो जाएगा। अब देखिएगा अगली स्टेप में आपसे कह रहे हैं कि जे डी के डी का बेटा है, तो जे डी है ना जो के डी का बेटा है, अब के डी का बेटा यहाँ पे ये पुरुष है, इसका बेटा क्या हो जाएगा, जे डी। अब देखिए जे डी है, लड़का है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जे डी बी डी से किस प्रकार से संबंधित है, जे डी और बी डी। अब देखिए यहाँ पे इसके जेंडर के बारे में हमें क्लियर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपकी जो पिताजी हैं उनकी बहन, सॉरी आपकी जो माताजी हैं उनके भाई, यानी कि आपके मामा का लड़का, तो आपके मामा का लड़का कौन लगेगा, यहाँ पे कजिन लगने वाला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कजिन। ठीक है, जे डी बी डी का क्या हो जाएगा, जे डी हो जाएगा बी डी का कजिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला ए है, राइट आंसर वही होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम को चुनिए, यहाँ पे आपको विषम चुनना है। इनमें से आप विषम बताइए कि सबसे अलग कौन सा है, तो निकालने की कोशिश करें और इसका आंसर हम निकाल के देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा 43 और 22 लिखा है, तो जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको जैसे ही देखोगे एक लॉजिक देखते ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये मिस्टेक पॉइंट है, क्योंकि देखिए 22 × 2 करेंगे तो होता है 44 और उसमें से एक घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 43। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप वही चेक कर सकते हो, तो 15 और 29, 15 दूनी होता है 30 और यहाँ पे एक घटा देंगे तो 29 हो जाएगा। तो आपको लगा कि यही लॉजिक लगेगा, लेकिन अगर आपने इसमें देखा तो 30 दूनी 60 और 60 में से एक जाए तो यहाँ पे 59 होना चाहिए था, इन्होंने लिखा है 65। उसी प्रकार से 29 दूनी होना चाहिए था 58 और उसमें से एक घटा देता कितना होता 57, यहाँ पर 63 लिखा है। अब मतलब जो लॉजिक था हमारा दुगना करके एक घटाने का, वो तो हो गया फेल। अब हमें लगाना पड़ेगा और कोई लॉजिक। तो देखिए जैसे हमने लगाया यहाँ पे एक लॉजिक और, जब इसका अंतर लेकर के देखें हम तो 43 में से 22 जाए कितना बचेगा, यहाँ पे 21 बचेगा। 21 को अगर 7 से डिवाइड करें, 21 को 7 से डिवाइड करें बिल्कुल पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 35 बचेगा डिफरेंस, और 35 अगर डिफरेंस को 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पर भी पूरा चला जाएगा। और यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 29 में से अगर 15 घटाएंगे तो बचेगा 14 बचेगा, और 14 को अगर 7 से डिवाइड किया जाएगा तो ये भी पूरा चला जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो 63 में से 29 जब जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 34 को अगर 7 से डिवाइड किया जाएगा तो ये भाग नहीं जाने वाला है, ये भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सबसे विषम था कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट बता दिया है कि कौन सा लॉजिक नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में BEASTS को 22 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में निंजा को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। 4 ऑप्शन सामने हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जरूर से निकालिएगा, क्योंकि बेनिफिट तो आपको अगर चाहिए तभी निकलेगा बेनिफिट आपका जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो मैं यहाँ पे वीडियो बना करके बस बता दूंगा आपको, इससे आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है जब तक आप लोग स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करोगे। कोई भी टीचर कितना भी अच्छा हो, जब तक आप लोग अपनी मेहनत स्वयं से नहीं करोगे, यानी कि अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, सो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, जो अपने BEASTS लिखा है तो BEASTS इसको क्या किया है इन्होंने, इसको लिखा है इन्होंने 22। अब 22 कैसे लिखा है वो देखते हैं। तो जैसे B आता है हमारा 2 पे, E आता है 5 पे, ये 1 पे आता है, ये 19 पे, ये 20 पे, फिर से ये 19 पे। ठीक है, अब इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 19 और 1 20 और 20 40, 40 और 19 कितना हो जाएगा 59, और 59 और 2 कितना हो जाएगा 61, और 61 और 5 कितना हो जाएगा 66। अब देखिए 66 और 22 से संबंधित लग रहा है, क्या संबंध है, यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ की गई है, पहले इनके लेटर्स को आपस में ऐड कर लिया है, इनका योग कितना आया है 66 आया है, उसमें डिवाइड दे दिया है 3 से, 3 से डिवाइड दे देंगे तो 22 आ जाएगा। अब हमें निंजा का निकालना है तो NINJA, तो निंजा में क्या है, N 14 पे आएगा, I 9 पे आएगा, N फिर से 14 पे आएगा, J 10 पे आएगा और A आएगा अपना 1 पे। अब देखिए 14 और 14 हो जाएगा 28, 28 और 10 जब जोड़े जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 10 हो जाएगा 38, और 1 39, 39 और 9 हो जाएंगे कितने, 39 9 हो जाएंगे
48। तो यहाँ पे 48 इसका योग निकल के आएगा। अब हमने क्या किया था, योग में किसका भाग दिया था, योग में दिया था हमने 3 से भाग। तो 3 से जब इसमें भाग देंगे तो निंजा का जो कोड निकल के आएगा ओवरऑल क्या निकल के आएगा, 16 निकल के आने वाला है निंजा का कोड। ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका एक 100% क्वेश्चन बनेगा, आप लोग एग्जाम में लिख के ले जाइए मुझसे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो ना आपका किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी शिफ्ट में क्या हर शिफ्ट में बनने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। इसमें बोल रहे हैं कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको शब्दकोश के क्रम यानी कि जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है उस क्रम में लगाना है इनको। तो लगाइए। देखिए सबसे पहले आपको इसमें कॉमन ढूंढना है। इसमें कॉमन क्या है, तो INTE तक तो सभी में कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि क्या है। तो इसके बाद इसमें R है, इसमें R है और इसमें भी R है, इसमें E है, इसमें N है और इसमें G है। तो देखिए G वाला पहले आएगा, G वाला पहले आएगा यानी कि 5 आएगा पहले। उसके बाद क्या आएगा, N वाला आएगा, N आएगा अपने सेकंड नंबर पे यानी कि फर्स्ट वाला आएगा अपने सेकंड नंबर पे। उसके बाद देखिए अब ये वाला और ये वाला, N से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए R यहाँ पर है, R यहाँ पर है, R यहाँ पर है, तो R तक फिर से कॉमन हो गया। अब R के बाद इसमें E है और इसमें F है और इसमें N है। तो R के बाद E आएगा, ए वाला यानी कि दूसरा, फिर आएगा तीसरा वाला, फिर आएगा यहाँ पे फोर्थ वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट कोड बनेगा, क्या बनेगा, 51234। 51234 ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी लोगों ने इसका सही आंसर निकाला होगा। सो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसमें बोल रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में आपको कोई एक निश्चित कूट भाषा दी गई है जिसमें GAINT को MKEXR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो ROUTE को किस भाषा में, उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए क्या किया है इन्होंने इसमें, तो GIANT तो इसको इन्होंने लिखा है MKE और X और R। देखिए आप लोग इसको कर सकते हो सॉल्व, इसमें बहुत ही अच्छा लॉजिक लगाया है, सीधा साधा लॉजिक इसमें नहीं लगाया है। जो लोग थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कोडिंग और डिकोडिंग तो उनको समझ में आने वाला है इसका लॉजिक, बस एक ही नज़र देखते हुए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया, इसमें लगाया इन्होंने क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न कैसे अपनाया, इस प्रकार से क्रॉस पैटर्न अपनाया गया इसमें और इसको ऐसे। अब देखिए इसमें किया है, I आता है जैसे 9 नंबर पे और M आता है 13 पे, मतलब यहाँ पे +4 हुआ है। उसके बाद G आता है अपना 7 पे, 11 पे आता है K, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। A आता है 1 पे, E आता है 5 पे, तो यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया है। उसी प्रकार से N को R लिख दिया है तो यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया है और T को X लिख दिया है तो यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी में क्या कर रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। और क्रॉस पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से इसमें क्रॉस लगाना है, तो इसका निकालना है तो ROUTE। अब देखिए यहाँ पे U का U रहेगा। अब आपको ऑप्शन में देखना है, U का U नहीं रहेगा, मतलब U में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। U अपना 21 नंबर पे आता है, 21 और 4 हो जाता है 25 और 25 पे क्या आता है, Y आता है। ठीक है, 25 पे क्या आएगा, Y आएगा। उसके बाद देखिए R यहाँ पे इस प्रकार से क्रॉस होगा और ये इस प्रकार से क्रॉस होगा। O अपना आता है 15 पे और 15 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा कितना, 19। 15 में 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर पे क्या आएगा, S आएगा। अब S से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, तीनों ऑप्शन चले जाएंगे, बचा रह जाएगा केवल ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न में। ठीक है, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आपको बचाना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ चेक करके। R 18 पे आता है, 18 4 हो जाता है 22। 22 नंबर पे क्या आता है, 22 पे आता है B। उसके बाद देखिए T है अपना, T आता है अपना कितने नंबर पे, 20 पे, 20 में 4 जोड़ेंगे 24। 24 नंबर पे X आएगा। उसके बाद E आता है 5 पे, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 नंबर पे क्या आता है, 9 नंबर पे आता है अपना I। तो इस प्रकार से इसका कोड बनेगा SVYIX। ठीक है, ऑप्शन मैंने बता दिया, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि यदि एक घन के सभी फलकों को नीले रंग से रंगा गया है, कोई एक आपको क्यूब दे दिया है, उसमें क्या किया है, सभी जो फलक हैं उसको नीले रंग से रंग दिया गया है और कह रहे हैं कि इसे एक समान आकार के 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है।
समान आकार के 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। अगली स्टेप में कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि कितने घनों के मात्र एक फलक रंगे हुए होंगे। तो एक फलक रंगे हुए होंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब आपको घनों की टोटल संख्या दी जाए कि इसे टोटल कितने घनों में काटा गया है, 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे निकालना है एन क्यूब बराबर 64 है। ठीक है, एन क्यूब का मान क्या है, 64 है। तो एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा 4। ठीक है, अब एन का मान 4 आ गया तो एक फॉर्मूला होता है, कितने छोटे छोटे ऐसे घन हैं जिनके केवल एक फलक रंगी हो, मतलब एक सरफेस रंगी हुई हो। तो एक सरफेस का फॉर्मूला होता है 12 गुणा n-2। ठीक है, 12 गुणा n-2। तो 12 n का मान कितना है, n का मान है 4 - 2, तो 12 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 24। मतलब ऐसे छोटे छोटे कितने घन हैं, यानी कि इतने छोटे 24 इतने छोटे छोटे घन हैं जिनकी केवल वन साइड यानी कि एक ही फलक रंगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होने वाला है। तो कितने स्टूडेंट इस प्रश्न को सही कर पाए थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोल रहे हैं कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए प्रश्न चिन्ह दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि सही मतलब कौन सा इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा वाला आने वाला है। ठीक है, आप देखिए एक सीरीज़ दी गई है आपको, तो मैंने सीरीज़ को करने का बहुत अच्छा तरीका बताया है, आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहले से पहले तक जाना है आपको। देखिए सभी ऑप्शंस आपको अलग अलग दिख रहे हैं, तो आपको पहले से पहले तक जाना है। तो देखिए वी अपना 22 नंबर पे आता है, आर आता है 18 पे, भी अपना 22 नंबर पे आता है, आर अपना 18 पे आता है, एन अपना आता है 14 पे, जे आता है 10 पे। ठीक है, तो 22 से 18 हुआ है -4, 18 से 14 हुआ है -4, 14 से 10 हुआ है -4। तो अगली स्टेप में भी -4 होगा, यानी कि 10 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 नंबर पे क्या आता है, 6 नंबर पे आता है एफ। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब जो अगली स्टेप आएगी उसमें अपना पहला वाला कौन सा होगा, उसमें पहले से मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एफ से स्टार्टिंग होगी। तो सारे ऑप्शन चले जाएंगे इस प्रकार से, बचा रह जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर जो एग्जाम में अभी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो सभी चीज़ें चेक करने लगते हैं कि क्या होगा, आपको चेक नहीं करना है। जब तक आपको इस प्रकार से चेक करते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप उसको टाइम दो क्वेश्चन को, और टाइम के चक्कर में आपका सारा टाइम खत्म हो जाए और फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको टाइम बचाना है बेसिकली, और दिमाग लगा के करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जाना है आपको। तो ऑप्शंस को देखना है पहले कि ऑप्शन हमारे कैसे हैं। सभी ऑप्शन में फर्स्ट अलग दिख रहा है आपको, तो आपको बस एक ही चीज़ चेक कर लो और राइट आंसर आ जाएगा। या फिर आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते थे लास्ट वाला। ठीक है, मतलब कोई भी एक लेटर आप लोग बीच वाला भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी अलग अलग हैं बीच वाले। ठीक है, फर्स्ट लास्ट किसी को भी एक को चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए सो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे 8 का संबंध दिया गया है 192 से, तो 11 का संबंध किससे होगा उसके बारे में बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग इसको करने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं कि कितने लोगों का आंसर सही है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो 8 को इन्होंने लिखा है 192। 8 को 192 कैसे लिखा है वो यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। तो 8 का इन्होंने किया है स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। उसमें किया है इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 × 12, 6 × 18 और 1 19। तो 192 इस प्रकार से आया। मतलब किया क्या, जो पहली संख्या थी उसका किया है इन्होंने वर्ग, पहली संख्या का स्क्वायर कर दिया है, वर्ग कर दिया है, उसका जो वर्ग निकल के आया उसमें 3 से गुणा कर दिया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार से दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब यहीं पर 11 दिया गया, तो 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 का स्क्वायर आप सभी को पता है कि 121 होता है, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा 3 और 6 और 3, 363 यहाँ पे होने वाला है। तो 363 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस वजह से राइट आंसर भी कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कितने लोग इस प्रश्न को सही कर पाए थे कमेंट में जरूर से बताना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है।
नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि कथन और निष्कर्ष, कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष दिए गए हैं दो। तो देखिए पहला कथन दिया गया है यहाँ पे कि सभी गुलाब क्या हैं, लाल हैं। सभी गुलाब क्या हैं, लाल हैं, तो यहाँ पे गुलाब बना लेंगे कुछ, और सभी गुलाब क्या हैं, लाल हैं, ठीक है। अगले स्टेप में कह रहे हैं, अगले कथन में कह रहे हैं कि कुछ लाल क्या है, रंग है। तो कुछ लाल क्या है, रंग है। अब देखिए जो रंग है इस तरफ से होकर भी जा सकते थे, लेकिन इसमें संभावनाएं बहुत सारी बन सकती हैं। कोई लोग मतलब कुछ लोग इस प्रकार से बनाते हैं और कुछ लोग इसी प्रकार से बनाते हैं जैसे मैंने बनाया है। अगले बार में कह रहे हैं कि सभी रंग क्या हैं, जितने भी रंग हैं वो क्या हैं, पेंट हैं। तो जितने भी रंग क्या हैं, पेंट हैं। अब देखिए पेंट वाला इसके अंदर से होकर भी जा सकता था, उसमें संभावनाएं बहुत सारी बनती हैं, लेकिन हमें आंसर वही लगाना जो 100% सही हो। अब देखिए निष्कर्ष आपके सामने दिया गया है। पहला निष्कर्ष कह रहे हैं कि कुछ लाल पेंट हैं। देखिए अब लाल यहाँ पे आपको दिख रहा है, लाल वाला इधर का सर्किल है और पेंट वाला इधर का सर्किल है। यहाँ पे पेंट और लाल के बीच में एक डार्क सेक्शन बन रहा है, वो ये बता रहा है कि कुछ लाल क्या है, पेंट हैं। बिल्कुल सही चीज़ ये बोल रहे हैं निष्कर्ष में। अगली बार कह रहे हैं कि अगले निष्कर्ष में कह रहे हैं कि सभी लाल गुलाब हैं। तो ये चीज़ गलत बात है, क्योंकि जितने भी गुलाब हैं वो लाल हैं, लेकिन सभी लाल गुलाब नहीं है। लेकिन कुछ, अगर यहाँ पे कुछ लिख देते कुछ लाल गुलाब हैं तो वो सही हो जाता। मतलब ये सभी वाला तो इन्होंने गलत कह दिया है, तो ये चीज़ गलत हो गई। तो निष्कर्ष कौन सा सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको एक पेज दिया गया है, इसको पेज को इस प्रकार से मोड़ा, फिर इस प्रकार से मोड़ा गया है। लास्ट में इसमें कुछ कट्स लगाए गए हैं और उस जब पेज को खोला जाएगा तो किस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी उसके बारे में बताना है। देखिए तो देखिए सबसे पहले जब इस पेज को हम खोलेंगे तो यहाँ पर जब इस प्रकार से ये भी खुलेगा पेज, तो एक जो अपना सर्किल है इधर बनेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर दो सर्किल आएंगे, दो सर्किल तो सभी ऑप्शन में लगभग दिख रहे हैं। और उसी प्रकार से जब इस प्रकार के जब खुल जाएगा सर्किल ये वाला, तो यहाँ पर जो सर्किल है एक इधर बन जाएगा और ये जो अपना बॉक्स है वो ऊपर के साइड बनेगा, ठीक है। बॉक्स कहाँ पे बनेगा, ऊपर के साइड बनेगा। देखिए इसमें तो नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पे इन्होंने कुछ और लगा दिया है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पर आएगा आपका बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना कुछ इस प्रकार से आपका बनने वाला है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये बन गया, ठीक है। और जो अपनी आकृति थी कुछ इस प्रकार से थी और यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से बन गया था। तो आकृति यहाँ पे आपको मैच करनी है कि कौन सी आकृति है। तो देखिए यहाँ पे इसमें इन्होंने यहाँ पर बनाई ही नहीं है, तो ये चीज़ अपनी गलत कर रहे हैं ये, तो इस वजह से ऑप्शन ए भी चला गया। अब देखिएगा यहाँ पर आपका जो इस प्रकार से बनेगा तो यहाँ पर भी दो अपने बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बनना है, सभी जगह पे दो बन रहा है तो सभी जगह पे दो बनेंगे। इसमें केवल एक बनाया है इन्होंने, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो बचा जो आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बचा रह जाएगा। राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि एक दिन गणेश घर से निकला और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी से आप निर्धारित करोगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ और तरीका मतलब कुछ और पूछा जाता है तब आप क्या करोगे, और अलग चीज़ पूछी जाती है तब आप क्या करोगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अपने घर तक सीधे पहुँचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। तो इसमें आपको चित्र बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अभी तक जितने भी सवाल करवाए हैं उनको बिना डायग्राम के करवाया है, ट्रिक के माध्यम से, लेकिन इसमें आपको चित्र बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक दिन कह रहे हैं कि एक दिन गणेश घर से निकला और दक्षिण की ओर जाया, मतलब यहाँ पे दक्षिण दिशा ये है और 10 किलोमीटर ये चला। उसके बाद कह रहे हैं कि अगली स्टेप में क्या किया उसने, साइकिल चलाई 10 किलोमीटर और दाएं मोड़ा। अब देखिए दाएं कौन से साइड होगा, तो दाएं इधर के साइड होगा और कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। अगली स्टेप में कह रहे हैं कि दाएं 5 किलोमीटर चला है और फिर से दाएं मुड़े और 10 किलोमीटर चला। अब दायां इधर होगा तो दाएं इधर चल के यहाँ पे फिर से 10 किलोमीटर आ गए, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए।
अगली स्टेप में कह रहे हैं अंत में बाएं मुड़े, मतलब लेफ्ट साइड मुड़ गए और कितना चले 10 किलोमीटर चले। तो 10 किलोमीटर चल रही है फिर से। अब कह रहे हैं कि अपने घर तक सीधे पहुंचने के लिए, तो देखिए अभी तो ये टेढ़ा मेढ़ा चल करके आए थे, लेकिन सीधा जब पहुंचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से 10 ये यहाँ तक की है और 5 ये यहाँ तक की है, ठीक है। तो 10 और 5 कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। तो कितने लोग सही उत्तर लगा पाए थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बोल रहे हैं कि यदि W का अर्थ है डिवाइड यानी कि भाग, और गुणा का अर्थ जो एक्स का अर्थ क्या है, गुणा है, वाई का अर्थ क्या है, प्लस है, और जेड का अर्थ क्या है, माइनस है, तो इस इक्वेशन का मान निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें पहले तो आपको चिन्हों को रखना है, तो सबसे पहले चिन्ह रखेंगे। वाई का मान क्या है, वाई का मान है प्लस, उसका 448 लिखेंगे, और यहाँ पे W का मान है डिवाइड, यहाँ पे 112 लिखेंगे, और x का मान क्या है, गुणा है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर से 2 लिखेंगे। y का मान क्या है, प्लस है, 8 लिखेंगे, और z का मान क्या है, माइनस है, 15 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को लगाना है बोर्ड मास का तरीका, और बोर्ड मास के तरीके से यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड देंगे जब 100 चौके 400 और 12 चौके 48, तो यहाँ पे ये डिवाइड कितने बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। अब 4 बार चला गया, उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो डायरेक्ट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 4 × 2 यानी कि 4 चौके 16 दूनी 32, तो यहाँ पे जो 32 निकल के आ जाएगा, इतनी इक्वेशन का मान कितना निकल के आ जाएगा, 32, ठीक है। और 2 + 32 हो गया, प्लस 8 हो गया, माइनस 15 हो गया। तो देखिए 32 और 8 हो गया 40, और 40 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 42। तो 42 में से कितना घटाना पड़ेगा, 15 घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7, और 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। तो 27 यहाँ पे इस इक्वेशन का मान निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कितने लोगों ने सही आंसर टिक किया था कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा बेन आरेख, इसमें बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है, सबसे अच्छा दर्शाता है। इनमें से कौन सा बेन आरेख है जो सबसे अच्छा दर्शाता है किसको, जो आपके यहाँ पे वर्ग दिए गए हैं यानी कि जड़, तना और पौधे, इनको सबसे अच्छा दर्शाता है, कौन दर्शाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या आप देखेंगे, सबसे पहले एक पौधा होता है, पौधे के अंदर ही जड़ पाई जाती है और उसमें ही क्या पाया जाता है, उसमें ही तना पाया जाता है। लेकिन जड़ और तने का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। तो मतलब इसका जो सही चित्र बनेगा, सही बेन आरेख बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसको सॉल्व करिए। इसमें बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का है। इसमें बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मैथ्स को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, हिंदी को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो फिजिक्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा उसके बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे मैथ्स, तो MATH और S। तो मैथ्स में क्या कर रहे हैं, M अपना 13 नंबर पे आता है, T आता है 20 नंबर पे, H आता है 8 पे, S आता है 19 पे, ठीक है। इस प्रकार से तो किया है, लेकिन यहाँ पे जो A है उसका कोड इन्होंने 1 ना करके 3 कर दिया है। इसका कोड वैसे क्या होता है, A अपना एक नंबर पे आता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, 3 किया है। अब देखेंगे यहाँ पे हिंदी का, तो हिंदी में इन्होंने क्या किया है, तो HIND और I। तो देखिए H अपना 8 पे आता है, 14 पे आएगा, D आएगा 4 पे, I आएगा अपना 9 नंबर पे। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, इसको 27 लिखा है, और इन्होंने यहाँ पर भी 27 लिखा है। मतलब अब देखिए 9 नंबर पे आता है, ये लिख रहे हैं 27, मतलब 9 से 27 का क्या कर रहे हैं, मतलब 3 का गुणा कर रहे हैं। मतलब जो अपने स्वर हैं उसमें क्या कर रहे हैं, 3 का गुणा कर रहे हैं। स्वर है मतलब वोवेल है, उसमें 3 का गुणा किया जा रहा है। इसमें भी किया था, क्योंकि A अपना 1 नंबर पे आता है, 1 में 3 का गुणा किया तो 3 नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से 9 नंबर पे I आता है, 9 में 3 का गुणा किया तो यहाँ पे 9 3 कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। तो इसमें अब हमें निकालना किसका है, फिजिक्स का निकालना है। तो PHYSICS। तो फिजिक्स का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिक तरीका यही है, जब तक आपको याद नहीं होगा तो आप लोग वही करोगे कि ये एक पहले आपने जो आपको एक पेज दिया जाता है ना करने के लिए, जो रफ वर्क, उसमें आप लिखेंगे पूरी ABCD, फिर आप उसके नंबर लिखेंगे कि कितने नंबर पे आता है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम की खपत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको टाइम बचाना है,
तो आपको सबसे पहले तो इनको याद करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कितने पे आता है, मतलब कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। ठीक है, जैसे मैं मुँह जुबानी रटा हुआ हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए पी आता है 16 पे, एच आता है 8 पे, वाई 25 पे, एस 19 पे, आई का मान अभी हमें पता नहीं है तो हम निकालेंगे, क्योंकि आई आता है 9 पे, 9 का यहाँ पे अगर इन्होंने कितना किया था, 9 का किया था 27, सी आता है 3 पे, एस आता है 19 पे। तो अब ये ऑप्शन देखें कि कौन से ऑप्शन में, तो 9 का मान यहाँ पर देखिए 23 लिखा है, यहाँ पे 28 लिखा है, यहाँ पे 37 लिखा है, तीनों ऑप्शन यहाँ पे चले गए। आई का मान यहाँ पे क्या है 27 है, ऑप्शन नंबर डी में केवल ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, करेक्ट आंसर भी कहीं क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसमें देखिए बोल रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए, देखिए बहुत आसान आकृति दी गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहली स्टेप में एक ही सर्किल था, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो अगली स्टेप में कितने सर्किल हो जाएंगे आप खुद ही देख सकते हो, तो 5 हो जाएंगे। तो 5 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन अपने वैसे ही चले गए। अब देखिए 5 इसमें है और इसमें है, तो देखिए अब यहाँ पे अल्टरनेट चल रहा है, यहाँ पे डार्क था, यहाँ पे ब्लैंक हो गया, यहाँ पे डार्क था, यहाँ पे ब्लैंक हो गया, तो अगले में क्या आएगा, डार्क वाला आएगा, तो डार्क वाला इसमें भी नहीं है तो ये भी चला गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बचा रह गया, तो राइट आंसर भी वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखिएगा अब नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं आपसे, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन बोल रहे हैं कथन और 2 तर्क दिए जा रहे हैं, एक कथन दिया जा रहा है, उसके बाद 2 तर्क दिए जा रहे हैं, आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा तर्क सही है और कौन सा तर्क सही नहीं है। देखिए पहला कथन क्या दिया गया है, कथन ये दिया गया है कि मध्य रात्रि के बाद, तो ये जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो सभी लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर देते हैं। इसमें पहले कथन में बोल रहे हैं कि मध्य रात्रि के बाद स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जानी चाहिए। जो मतलब जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं रोड पर, उनको आधी रात के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए। फिर उनके बाद इसने दिए हैं 2 तर्क। पहला तर्क दिया है कि नहीं, आंकड़े बताते हैं कि यदि स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दिया जाता है तो अपराध और दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद देखिए दूसरा तर्क है, इसमें बोल रहे हैं कि मध्य रात्रि के बाद कुछ वाहन चलते हैं, महंगी बिजली बर्बाद हो जाएगी। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहला तर्क बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं कि नहीं, मध्य रात्रि के बाद क्या नहीं करनी चाहिए, लाइट को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अपराध और दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे केवल और केवल तर्क नंबर 1 सबल है, यानी कि प्रबल है, सही तरीके से सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों के साथ तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। सो अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद के बारे में आपको बताना है, इसमें जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसको बताना। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी सीरीज़ दी गई है, यहाँ पे 4 से हुआ है 5, फिर हो गया है 8, फिर हो गया है 10, फिर हो गया है क्वेश्चन मार्क, फिर हो गया है 20 और यहाँ पे 16। जैसे आपने देखा 4 से हुआ है 8, तो ये कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे 4 जोड़ा गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो 5 से हुआ है 10, यहाँ पे 5 दूनी 10 होता है और 10 दूनी क्या होता है 20 होता है। ठीक है, मतलब जो अपने 5 हैं उसके तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, लेकिन यहाँ पे 4 है, मतलब इस 4 से 8 हुआ है तो 4 जोड़ा गया है और यहाँ पर 16 हुआ है लास्ट में। तो अगर हम यहाँ पर भी 4 जोड़ें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। मतलब हमारा सही लॉजिक बैठ गया कि 4 को जोड़ते चलो और अपना आंसर निकालो। तो 4 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन मार्क था उसके स्थान पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसमें बोल रहे हैं कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में बोल रहे हैं कि गुड डाइट मेक्स अस हेल्थी, इसका कोड ये दिया गया है। डाइट एंड एक्सरसाइज आर इम्पोर्टेंट, इसका कोड ये दिया गया है। इसके बाद कह रहे हैं हेल्थी डाइट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, इसका कोड ये दिया गया है। और हमसे पूछ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग का कोड बताइए कि स्ट्रॉन्ग का कोड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग कौन से वाले कथन में दिया गया, तो इसमें दिया गया है स्ट्रॉन्ग। तो आपको जब स्ट्रॉन्ग का कोड निकालना है तो सबसे पहले आपको हेल्थी डाइट और मेक्स अस का पता होना चाहिए। तो देखिए हेल्थी और हेल्थी इसमें कॉमन है, तो हेल्थी और हेल्थी इसमें कॉमन है, मतलब इसके कॉमन को हटा दो, यहाँ पे हेल्थी हटा दिया, कॉमन हटा दिया, तो इसमें भी कॉमन क्या है आई एफ, और मेक्स अस भी कॉमन है। देखिए मेक्स अस तो इसमें 3 कॉमन होने चाहिए, तो आई एफ कॉमन है
और क्या कॉमन है यहाँ पे, Na कॉमन है, और क्या है यहाँ पे, और एक चीज़ और कॉमन है Pn, ठीक है। तो ये 3 हटा दिए हमने। अब बचा रह गया हमारे पास डाइट और स्ट्रॉन्ग, डाइट और स्ट्रॉन्ग। अब देखिए डाइट यहाँ पर है, डाइट यहाँ पर है और डाइट यहाँ पे, तो दोनों में डाइट कॉमन है, इसको हटा दो। और देखिए इसमें कोड में क्या कॉमन है, यहाँ पे NaJm Zn Nu और Re, ठीक है। तो ये कोड इसका है, उसका QR यहाँ पे है और ZO यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाइट है उसका कोड क्या हो सकता है, उसका कोड देखेंगे यहाँ पर जब डाइट है तो इसका कोड क्या है, इसका कोड है Q और R। क्या कोड है इसका, Q और R, ठीक है। Q और R इसका कोड है डाइट का। क्या कोड है इसका, Q और R इसका कोड है। यहाँ पे आप जब देख सकते हो डाइट, यहाँ पे जब लिखा हुआ है डाइट तो इसमें QR बचा है, तो डाइट और डाइट क्या हो जाएगा, डाइट का कोड Q और R हो जाएगा, ठीक है। तो QR हो गया डाइट का कोड, सारे कट गए, बचा रह गया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का कोड क्या हो गया, जू ZO, यहाँ पे जो है ना स्ट्रॉन्ग का कोड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि 8 व्यक्ति ABCDEFG और H एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे की ओर मुंह करके, यानी कि जो सेंटर होता है उसकी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अगली स्टेप में आपसे कह रहे हैं, अब देखिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और अपना चित्र बनाते हुए चलना है। तो सबसे पहले आपको 8 लोगों के बैठने की जगह बनानी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमसे कह रहे हैं कि ए ई और जी के बीच में बैठा है, मतलब अगर ए हम यहाँ पे बैठा देंगे तो ई और जी, अभी इनकी कंडीशन पता नहीं है, यहाँ पर ई आ सकता है और यहाँ पर भी जी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है। अगली स्टेप में कह रहे हैं कि जबकि जी एफ के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो अब हमें सीधा सीधा पता चल गया कि हमारा जी कहाँ पे होगा। तो जी हमारा होगा इधर के साइड, इधर जी होगा और यहाँ पर ई होगा, क्योंकि एफ का दायां अंदर की तरफ देख रहे हैं तो इसका दायां होगा इधर, और एफ के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, जी है, ठीक है। अब देखेंगे अगली स्टेप को। अगली स्टेप में कह रहे हैं कि एच डी और बी के बीच में बैठा हुआ है। एच डी और बी के बीच में बैठा हुआ है, एच के बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन अगली स्टेप पढ़ी जैसे हमने। और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे, एफ का बायां दूसरा स्थान कौन सा, 1 2, यहाँ पे कौन है, एच है, ठीक है। अगली स्टेप में कह रहे हैं कि बी, ये जो एच है वो किसके बीच में बैठा हुआ है, जो डी और बी के बीच में बैठा हुआ है। और कह रहे हैं ए और बी एक दूसरे के सामने, मतलब बी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो डी यहाँ पे हो जाएगा। बचा कौन सा रह गया, बचा रह गया ए बी सी बचा रह गया, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। अब अगली स्टेप में क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ई और एच के बीच में, ई और एच के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए एच यहाँ पे है, ई यहाँ पर है, इनके बीच में कौन है, इनके बीच में है डी, तो यहाँ पे राइट आंसर भी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है। ई और एच के बीच में डी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसमें बोल रहा है कि चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। यहाँ पे जो आपको स्टार्स दिख रहे हैं उनके स्थान पे आपको लगाना है कि हमारा कौन सा वाला इन ऑप्शंस में से कौन सा चिन्ह हो सकता है। तो सबसे पहले आपको इसमें बस कुछ नहीं करना है, ऑप्शंस को उठा करके चेक करना है। लेकिन आप जब आप ऑप्शंस को उठाओगे तो आपको एक ट्रिक लगानी है कि ऑप्शंस किस तरीके से उठाए जाएँ। तो ऑप्शंस को उठाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो डिवाइड चिन्ह होता है उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। डिवाइड जो चिन्ह है वही फिक्स करता है कि हमारा कौन सा वाला सही हो सकता है। क्योंकि अगर हम डिवाइड को बीच में कहीं लगा देंगे, जैसे हमने डिवाइड लगा दिया सेकंड नंबर पे, तो 2/4 हो जाएगा। क्या 4 का पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो अभी इसको छोड़ दो, तो यहाँ पे ये हट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें अगर लगाएंगे तो यहाँ पे 8/10 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी हटा दो। तो ये 2 ऑप्शन बचे रह गए हमारे पास, 2 ऑप्शन बचे रह गए। अब इन 2 ऑप्शंस में से कोई सा भी ऑप्शन आप उठा के चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने उठाया पहला ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन में 16, उसके बाद लगा है डिवाइड, यहाँ पे 2 × 4 + 8 और -10 = 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इसका भाग होगा तो 8 हो जाएगा, 1 × 4 + 8, तो 8 × 32 और 8 हो जाएगा 40, 40 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा, जो कि हमें बराबर में लेकर के आना था। मतलब ये जो हमने पहला ऑप्शन चूज़ किया था वही हमारा सही हो गया। हमने तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही हटा दिए थे, अब आपको 2 ऑप्शन में से ही तो चेक करना था। तो कई बार क्या होता है आपके सभी ऑप्शन हट जाते हैं और केवल एक ही ऑप्शन बचा रह जाता है जब आप डिवाइड की पोजीशन को सही से फिक्स कर लेते हो। क्योंकि डिवाइड ही एक ऐसा चीज़ है
जब तक आप डिवाइड की पोजीशन को सही से फिक्स नहीं करोगे तब तक आप इसमें कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आप जब आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो अब आपको करना क्या है, बस मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो डिवाइड होता है उसकी पोजीशन को देखो। जहाँ पर आपको डिवाइड की पोजीशन सही दिख जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, वहीं पर आप लोग फिक्स कर दो उसको। ठीक है, ऑप्शन वही वाला उठा करके चेक कर लो। सो नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बोल रहे हैं कि दिए गए संयोजन की उस सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार PQ पर रखा जाता है। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक दर्पण रखा गया है PQ पर और ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसकी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण में क्या होता है, जो लेफ्ट की चीज़ होती है वो राइट में चली जाती है। मतलब अभी यहाँ पे E से स्टार्टिंग हो रही थी, वो होगी N से स्टार्टिंग होगी और इस प्रकार से होगा N। तो देखिए सभी में ऑप्शन में लगभग, लेकिन B ऑप्शन में नहीं है तो B ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद देखिए B दिख रहा है यहाँ पे, तो B में क्या है, B में यहाँ पे इस प्रकार से B हो जाएगा उल्टा, T जैसा का तैसा ही रहेगा, P अपना इधर हो जाएगा और G है वो G अपना कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, G अपना इस प्रकार से हो जाएगा और E भी इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखें कि ऑप्शन कौन सा है। देखिए इसमें P का पोजीशन क्या कर दी है, उल्टी कर दी है, तो ये भी चला गया। अब देखें कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर A बचा है, इसमें B को सीधा कराया है, मतलब B इसमें सही किया है, जबकि होना क्या चाहिए था, उल्टा होना चाहिए था। एक ऑप्शन बचा रह गया D वाला, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन आज का बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2007 में आयुषी की उम्र अंकिता की उम्र की आधी थी, जबकि 2019 में आयुषी की उम्र अंकिता की उम्र से 2/3 थी। अब आपको ये बताना है कि आयुषी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो क्वेश्चन की पूछने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व, अपना निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जब हमने देखा यहाँ पे 2007 में आयुषी की उम्र अंकिता की उम्र की आधी थी, ठीक है, और 2019 की बात दे रहे हैं। अब देखिए 2007 में क्या रखे हैं, आयुषी की उम्र अंकिता की उम्र की, तो आयुषी यहाँ पे और अंकिता यहाँ पे। ठीक है, अब आयुषी की उम्र अंकिता की उम्र की आधी, मतलब इनका अगर रेशियो निकाला जाए तो यहाँ पे आयुषी की उम्र आधी थी, यानी कि इनकी 2 थी तो इनकी 1 थी। ठीक है, x मान सकते हो यहाँ पे। अब अगली स्टेप में कह रहे हैं कि आयुषी की उम्र अंकिता की उम्र की 2/3 है, मतलब अंकिता की उम्र की 2/3, मतलब अंकिता की x की 2/3, यानी कि अंकिता की उम्र की 2/3 थी। किसकी उम्र, अंकिता की उम्र की 2/3 उम्र थी किसकी, आयुषी की। यानी कि अगर अंकिता की 3 है तो मतलब अगर अंकिता की उम्र यहाँ पर कितनी है, अंकिता की उम्र यहाँ पर अगर कितनी यहाँ पर होनी चाहिए, तो पहले में हमने देखा कि अंकिता की और आयुषी की, अंकिता की उम्र आयुषी की उम्र जो है ना वो अंकिता की उम्र की आधी थी, मतलब अंकिता की उम्र की कितनी थी, आधी थी। तो अंकिता की यहाँ पे, आयुषी यहाँ पे और अंकिता यहाँ पे, तो अंकिता की 2x मानी थी हमने और आयुषी की मानी थी 1x। उसके बाद कह रहे हैं आयुषी की उम्र अंकिता की उम्र की 2/3, मतलब यहाँ पे अब जो अंकिता की 3 हो जाएगी x और यहाँ पे इनकी हो जाएगी 2x। अब हमें निकालना है इसका आंसर। तो देखिए जैसे हमने देखा पहले क्या था, तो इनकी जो आयुषी की उम्र थी तो 2x यहाँ पे अंकिता की उम्र है और आयुषी की उम्र क्या है, आयुषी की उम्र है 1x, प्लस करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि 2019 में, यानी कि कितने साल बढ़ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने साल बढ़ गए हैं, 8 साल बढ़ गए हैं क्या, 7 से 2019 हो गया, कितने बढ़े हैं, 8, 9, 10 और 9, कितने साल बढ़ गए हैं यहाँ पे, टोटल ईयर्स जो कितने बढ़ के आए हैं, 12 साल बढ़ गए हैं। ठीक है, 12 साल यहाँ पे बढ़ गए हैं। ठीक है, 12 साल बढ़ गए हैं। अब हमसे कह रहे हैं कि इनका जो उम्र का रेशियो था वो क्या हो गया, इनका उम्र का रेशियो होगा 3:2। तो इसका अब निकालें कैसे गुणा करके, सबसे पहले तो देखिए x का मान क्या निकल के आएगा, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर निकल के आएगा यहाँ पर 12 वर्ष। ठीक है, आप जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 12 वर्ष x का मान निकल के आएगा। अब x का मान 12 वर्ष निकल के आया, मतलब क्या हुआ, इनकी वर्तमान में हमने अभी उम्र कितनी मानी थी, वर्तमान में अभी जो आयुषी थी और अंकिता थी, अंकिता की कितनी थी 2x और आयुषी की 1x, मतलब इनकी 12 और इनकी 24। तो अब यहाँ पे जो 12 साल हैं किसकी पूछ रहे हैं, आयुषी की उम्र
अभी कितनी है 12 साल, यानी कि 2007 में इनकी उम्र 12 साल है, तो 12 साल घटा दो तभी इनका जन्म होगा। तो 2007 में से जब 12 घटाया जाएगा तो 12 साल घटाए जाएँ तो क्या हो जाएगा 1995। मतलब आयुषी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न में बोला है कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन कीजिए, बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि बेजोड़ कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास के, एम और एल लिखा है। तो के 11 पे, एम 13 पे, एल 12 पे। ठीक है, तो एम 12 पे। तो पहली स्टेप में क्या हुआ, 11 से 13 +2 हुआ है, यहाँ पे -1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे +2 हुआ है और -1, यहाँ पर +2 पहले में कर रहे हैं फिर -1 कर रहे हैं। इसमें देखेंगे तो S 19 पे आता है, U 21 पे आता है। S 19 पे, U 21 पे, तो +2 और U और V तो +1। ठीक है, +1। और इसमें देखेंगे M, O और P, तो M अपना 13 पे, O आता है 15 पे, तो +2 यहाँ पर, और O अपना 15 पे, P अपना 16 पे, तो यहाँ पर +1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी देख सकते हो कि हमारा कौन सा वाला सही हुआ। इसमें टू जोड़ रहे हैं और +1 जोड़ रहे हैं, इसमें 2 जोड़ रहे हैं +1 जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी ऑब्वियस सी बात है 2 जोड़ा जाएगा, क्योंकि G 7 पे आता है, I 9 पे आता है, तो 2 जोड़ा गया, और यहाँ पर I 9 पे और J 10 पे, तो 1 जोड़ा गया फिर से। अभी आपको देखना था कि बेजोड़ कौन सा है, तो बेजोड़ कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेजोड़ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको बताना है कि आज आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सही किया 25 क्वेश्चंस में से। उसके बाद आपको बस यही करना है, अपना स्कोर बताना है कि 25 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया। उसके बाद अगर आप लोगों को PDF चाहिए जो प्रैक्टिस सेट्स हुए हैं अभी तक उनकी, तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद आप लोग करना है लाइक, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास की एक बार टाइम बता दें तो क्लास की टाइम रहती है रात के 9 बजे डेली, तो आप सब लोग जुड़ जाया करिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।